इन्फ्लुएंजा वायरस ने मचाया आतंक, देश में फिर डरा रहा कोरोना। सावधानी हटी, समस्या बढ़ी। नमस्कार, मैं चैताली पाटिल और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। देश भर में इन्फ्लुएंजा वायरस ने आतंक मचा रखा है। मुख्य रूप से H3N2 वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो काफी चिंता का विषय बना हुआ है। कई लोग इस वायरस की वजह से अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। वहीं इन मामलों को देखते हुए सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं इस मामले में खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जेके हॉस्पिटल और एलएन मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर AK चौधरी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि कोरोना के बाद नए वायरस H3N2 ने सबको डरा कर रखा है। आखिर ये H3N2 वायरस क्या है? वायरस हमारे पास पूरा एक अम्ब्रेला है वायरस जी। कौन सा वायरस कब अपना म्यूटेट होके माने रंग बदल लेता है, रूप बदल लेता है, एक्शन बदल लेता है जी। तो ये हमारे पास निमोनिया का एक वायरस है जो H1N1 हुआ करता था। पहले आपने स्वाइन फ्लू सुना होगा, आप जी बिल्कुल, डेंगू सुना होगा, चिकनगुनिया सुना हो गया। उसी टाइप के एक वायरस H1N1 जैसे निमोनिया होता था। सर्दी खांसी जुकाम हुआ करता था, सिर दुखता था, नाक बहती थी, खांसी बहुत आती थी, पूरे बॉडी में हाथ पांव दुखते थे, शरीर में रैशेस आ जाया करते थे। तो ये वायरस म्यूटेट करके जो इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 आया है, ये उसी का एक रूपांतरण है। इस रूपांतरण से लोगों को पूरे शरीर में दर्द होता है, खांसी आती है, पेट में लूज मोशन लगते हैं, दर्द होता है, छींकें आती हैं, गिडीनेस, चक्कर आते हैं और पूरे समय तक वीकनेस बनी होती है। ये 13 दिन से चालू होकर करीब 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक चलता रहता है। लोग डरे हुए ज़्यादा हैं बनस्पत इसको कि इससे मौत नहीं होती, जैसे कोरोना में मृत्यु हो जाया करती थी, इससे मृत्यु नहीं होती, लेकिन शरीर के सारे अंगों में दर्द इतना होता है और खांसी से सिर इतना दुखता रहता है कि परेशानी सिर दर्द की है और खांसी की है। कोई भी इलाज करते रहिए क्योंकि वायरस की कोई दवाई नहीं है। जी। हम कोई भी दवाई देते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उसको नुकसान, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लिवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेट के अंदर हम एसिडिटी बनने की कोशिश करें, क्योंकि आंतों की जो अंदर की लेयर है वो ख़राब होने लगती है। इसलिए हम उसको एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, सिर्फ उसको सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। जी। वायरस और बैक्टीरिया में 2 फ़र्क होते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो साइन बहुत मिलेंगे, जैसे खांसी आएगी तो लंग्स में इन्फेक्शन रहेगा, लूज मोशन वगैरह होंगे। लेकिन वायरस में सिम्टम्स बहुत मिलेंगे, सिर दुख रहा है, आंखें लाल हो गई हैं, लूज मोशन लग रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, डिजीनेस लग रही है, माने हमको चक्कर आ रहा है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ना पूरे बॉडी में आते हैं। कई बॉडी में खुजली चलती है, लाल लाल दाने चकत्ते पड़ जाते हैं, ये वायरस के लक्षण हैं। और इसमें कोई इलाज नहीं करना है एक्सेप्ट जो हम पैरासीटामॉल देते हैं, बुखार की दवाइयाँ, रेस्ट और हाइड्रेशन। हम पानी पीने की सलाह देते हैं, 1.5 लीटर से 2 लीटर पानी पीजिए, पैरासीटामॉल की गोली खाइए और इनिशियली 5-7 दिन तक आराम कर लीजिए, मच्छरदानी में सोइए, क्योंकि आज की तारीख में मच्छर भी चिकनगुनिया, डेंगू ये फैलाते हैं। मलेरिया के साथ साथ बहुत से वायरल इन्फेक्शन होते हैं। अभी लेटेस्ट चल रहा है स्क्रब टाइफस चल रहा है, मैंने पूरे शरीर में हमें दर्द होता है और कहीं कहीं लाल लाल आंखें दाने पड़ जाते हैं। तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस अपने आप में सेल्फ लिमिटिंग 21 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन उस समय तक आपको थोड़ा ध्यान रखना कि आप खाना घर का खाना खाएं, 1.5-2 लीटर पानी पिएं, सिर दर्द हो रहा है तो लें। बाकी हम बहुत सी दवाइयाँ खाते रहते हैं, बहुत सी एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, बहुत सा काम करते रहते हैं। ये सारा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और पैनिक बहुत हो जा रहा है आज की तारीख में। अरे कोविड में हमारे इतने मर गए थे, कहीं इसमें ना मर जाएं। तो मैं एश्योर करता हूँ कि H3N2 में कोई भी मृत्यु नहीं होती है। हाँ, जिनमें कि अगर बहुत कोई प्रेगनेंसी हो तो अबॉर्शन हो सकता है, या डायबिटिक हो या हाइपरटेंशन वाला पेशेंट हो उसको नुकसान हो सकता है, या किसी को मैलिग्नेंसी या कैंसर का इलाज चल रहा है उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि रेस्ट करिए और दवाइयाँ वही खाइए। वायरस को मारने की कोई दवाई नहीं है। अगर लगे कि हमको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है तो हम दवाइयाँ दे सकते हैं, वो भी मिनिमम पॉसिबल डोज में देते हैं। अक्सर लोगों ने देखा है कि हमने दवाई खाई और हमको लूज मोशन लग गए, वो दवाई की ज़रूरत ही नहीं थी।
आपको अगर हेडेक और बुखार आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में जो रोग के लड़ने की क्षमता है, माने इम्यूनिटी जो है वो आपको अगेंस्ट में वायरस के काम कर रही है, और आप उसको दबाने के लिए कोई दवाइयाँ ले लेते हैं, कोई लोग कार्टिसोन ले लेते हैं। एक्सेस यूज़ ऑफ कार्टिसोन भी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और वायरस को आगे बढ़ने में मदद करता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता, ना करें ऐसा। तो सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग डर के मारे ही ज्यादातर बीमारियां उनको इसी के चलते आ जाती है, और ज्यादातर उनमें जो खौफ बैठा हुआ रहता है कि ये वायरस, कोरोना के टाइम पे काफी मौतें हुई है, और पूरा कोरोना का जो हाल है 2 साल तक पूरा देश ने झेला है वो चीजों को लेके, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अभी ये वायरस आया है तो फिर से क्या वही सिचुएशन हमारे सामने आएगी, इससे भी शायद लोग ज्यादा डर जाते हैं। कोरोना से हमारे लंग्स पूरे ख़राब हो जाया करते थे, लंग्स की जो मेम्ब्रेन है जहाँ से खून का शुद्धिकरण होता है वो ख़राब हो जाती थी, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ जाती थी, और 40% से ऊपर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आती है तो अकाल मृत्यु होने की संभावना होती है। ऐसी अवस्था इस H3N2 में नहीं है और इससे मौत नहीं होती है। हाँ, आपको कमजोरी बहुत लगती है, खांसी 15-20 दिन तक चलती रहती है, और उसके बाद भी आपको 1-1.5 महीना ऐसा लगता है कि पूरा शरीर का खून निचुड़ गया हो। तो ऐसा डरिए मत, क्योंकि इसमें सिम्टोमेटिक इलाज ही करना है। बहुत तेज अगर बुखार आ रहा हो तो 2-4 दिन की 3-4 दिन की एंटीबायोटिक, वो भी किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से लेके करना चाहिए, और बहुत हायर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने 83 एंटीबायोटिक में अभी हमारे पास कुछ ही एंटीबायोटिक बची हुई हैं जिससे हम इस्तेमाल करके सेप्टिक बचा सकते हैं। तो आप उनका बेजा इस्तेमाल ना करें, आपको कुछ नहीं होगा, ये तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये कोविड नहीं है, हमारे साथ H3N2 है। हम लोग पहले बोला करते थे कि निमोनिया की वैक्सीन लगा लीजिए, जिनको इम्यूनिटी सप्रेस है, मतलब जिनको कैंसर चल रहा है, डायबिटीज क्रोनिक, तो उनको निमोनिया की वैक्सीन लगाते हैं, अभी भी लगाते हैं, बच्चों को लगाते हैं। फिर अभी बीच में फ्लू शॉट भी चले थे, मैंने कुछ वायरसेस को इकट्ठा हमने कंबाइन करके उसकी वैक्सीन डेवलप की और वैक्सीन को लगाया, तो उससे हमें कुछ फ़ायदा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम H3N2 की वैक्सीन बनाई है, कल ये फिर म्यूटेट होकर कोई दूसरा बना लेगा, तो ऐसे परमानेंट इसका इलाज नहीं है। लेकिन साल भर तक कुछ आराम आपको लग सकता है, ज़्यादा 2 साल तक लग सकता है। जी, तो सर आखिर इस H3N2 वायरस से कैसे बचा जा सकता है, हमारे दर्शकों को बताइए। बचाने के लिए 2 तरीके हैं। फैलने के लिए हमको 2 मीटर की डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए। 2 मीटर माने हम किसी के पास खड़े हैं तो कम से कम 2 मीटर रहिए, क्योंकि अगर वो बोल रहा है तेजी से तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आता है। माने मुंह से जो थूक निकलता है वो किसी दूसरे शरीर में जाके घुस जाता है पास रहने से। नाक से स्नीजिंग अगर हो रही है, या ऐसे इलाके में जहां हम मांस मछली खसड़ा पदार्थ बिक रहा है वहां हम रहते हैं, या जहां वायरस का इन्फेक्शन होने की संभावना होती, ग्रुप जहाँ बहुत से ग्रुप होते हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जहाँ पता नहीं किसको छींक आ रही है, किसको खांसी आ रही है, किसको निमोनिया है, किसको क्या हो रहा है, उनसे आप दूर रहिए। और जहाँ ये नॉन वेज वगैरह बिक रहा है वहाँ पे भी वायरस, जहाँ गंदा पानी हो रहा है, क्योंकि स्मेल के सहारे भी वो वायरस नाक के द्वारा अंदर प्रवेश करता है और सीधे फेफड़ों में जाके हमें नुकसानप्रद करता है, और हमें सर्दी खांसी आना चालू होती है। पहले हमको लगता है कि नाक सूख रही है या गला सूख रहा है, हम ज़्यादा पानी पी लें, गरारे कर लें और फिर कोई दवाई खाना चालू कर देते हैं, उससे और नुकसान हमें बढ़ जाता है। इसलिए 2 मीटर की डिस्टेंस रखिए, गुनगुना पानी 1.5 लीटर पानी पीजिए, कोई सा भी B कॉम्प्लेक्स खाते रहिए। बुखार हो, सिर दर्द हो, कमर में दर्द हो तो सिर्फ पैरासीटामॉल की गोली खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं। 1000 मिलीग्राम खाते रोग, कोई 650 मिलीग्राम खाते हैं, 250 मिलीग्राम बहुत है पैरासीटामॉल, हर 6 घंटे में खा सकते हैं। जितना कम से कम इस्तेमाल करेंगे आप दवाइयों का उतना अच्छा रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। जी बिल्कुल सर, जैसे अभी जो मौसम का बदलाव, वो मिजाज अभी बीच में नजर आया था, और अभी भी वो जो है वो साज चली रही है कि काफी लोगों को सर्दी, बुखार, खांसी, सर दर्द वाली जो प्रॉब्लम है वो अभी काफी देखने को मिली थी, और काफी इसके मरीज भी हॉस्पिटल में आए थे। जैसे आप भी जेके हॉस्पिटल में डायरेक्टर है, तो ये मामले कहीं ना कहीं वहां पर भी देखने को मिले थे, तो इसको लेकर क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? मैंने जो बताया कि इससे तो एक तो ध्यान में ये रखें कि लोग डरे हुए हैं कि कहीं मौत ना हो जाए, कहीं कोरोना तो नहीं है। कोरोना की जांच करा रहे हैं, लेकिन कोरोना निकल नहीं रहा है। H3N2 बहुत निकल रहा है, हर जगह जांच भी हो रही है, एम्स में, हमारे भोपाल में भी जांच हो रही है।
तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये सेल्फ लिमिटिंग है। और ये स्प्रिंग सीजन जैसे हमारे जो बसंत वो आते हैं ना, बसंत ऋतु में बहुत से फ्लावर होते हैं, पॉलिनेशन होते हैं, इसी समय वायरस एक्टिव होता है। और अभी हमारे मौसम को जो बदलाव आ रहा है, बार बार ठंडी गर्म हो रही, पानी बरस रहा है, गीले हो रहे हैं लोग, तो इसमें वायरस और एक्टिव हो जाता है। क्योंकि वायरस जहाँ ठंड आती है, हमारा वायरस स्प्रिंग आता है, माने ठंड भी नहीं है गर्म भी नहीं है, बीच का टेम्परेचर जो है, स्प्रिंग सीजन आता है, ऑटम सीजन आता है, इसी जगह पे वायरस ज़्यादा फैलता है। और हम जब वायरस बोलते हैं कि सब लोग मास्क लगा के रहिए, मास्क लगाने से मतलब ये नहीं कि हम कोरोना रोक रहे हैं। मास्क लगाने से हम जो थूक से या सांस से या नाक से, छींक से जो वायरस स्प्रेड हो रहा है उसको बचा सकते हैं। लोग N95 की बात कर रहे हैं, N95 चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। जो घर में बना हुआ मास्क है वो भी पहन सकते हैं, जो प्लास्टिक के बने डिस्पोजल मास्क हो सकते हैं। हैंड की हाइजीन ज़्यादा ज़रूरी है, डिस्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हमने कहीं भी छू लिया, कहीं कुछ कर लिया, उस यहाँ से नाक पोंछ ली, रुमाल रख लिया, पर वो दूसरे को दे दिया, तो ये स्प्रेड फोमाइट से स्प्रेड बहुत होता है। मच्छरों से बहुत हमारा डेंगू चिकनगुनिया फैल रहा है, तो मच्छरों के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप बचे रहें बीमारियों से। अभी जहाँ गर्मी आ जाएगी वायरस अपने आप मर जाएगा, क्योंकि वैसे भी सेल्फ लिमिटिंग है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते में अपने आप मर जाता है वायरस और उसकी जीवन नहीं बन पाता है। तो सर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस पूरे चीज़ों को लेके हमें हमारी इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। तो सर ऐसा क्या डाइट लेना चाहिए जिससे कि जो जनता है वो अपना जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रांग कर सके? इम्यूनिटी के लिए हम लोग बोलते हैं कि कोई बाहर पदार्थ ना खाएं, घर में बने हुए जो भी खाना है, दाल चावल दलिया खिचड़ी साबूदाना केला दूध चाय, जो भी फल आपको अवेलेबल हो फल खाइए। पपीता बहुत अच्छा है, ककड़ी बहुत अच्छी फल है। प्रोटीन की मात्रा में आपको घर में दूध दही होता है, मिल्क से बनी छोटे प्रोटीन्स होते हैं, एक सभी खाना चाहिए। इवन डायबिटिक के पेशेंट भी होते हैं, उनको भी हम बोलते हैं 5-6 ग्राम शक्कर खाइए, 1-2 चम्मच घी भी खा सकते हैं। लेकिन हम अपनी बॉडी में अगर बहुत दिन तक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं लेंगे तो हमें फैट को जलेगा और फैट से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी और सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि कार्बन ऑक्साइड की साइकिल चालू होती है जिसमें कि हम लिवर से काम करना चालू करते हैं, हमारा बॉडी का फैट गलना चालू हो जाता है और वो हमारे ऊपर किडनी के ऊपर असर करता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेना चाहिए, फ्रिक्वेंट फ्लूइड लेना चाहिए, कम से कम 1.5-2 लीटर पानी पीना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, मच्छरदानी में सोना चाहिए, 2 मीटर की डिस्टेंस रखना चाहिए और मास्क पहनना ज़रूरी होता है। और हड़बड़ाइए मत, क्योंकि इसमें मौत नहीं होती और अभी कोविड का कोई ऐसा नहीं है। कोई बोल रहे हैं कि पुराने वाले कोविड के जो मरे हुए वायरस हैं वो भी हमको एलिसा में पॉजिटिव मिल जाते हैं और हम डर जाते हैं, तो वैसा नहीं है। जी सर, मेरा एक आपसे और सवाल है कि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ झोला छाप जो डॉक्टर्स होते हैं उनके चलते जो मरीज है काफी उनकी हालत भी खराब हो जाती है। कई ऐसे मरीज भी है जिनको मौत का सामना भी करना पड़ता है। तो क्या इसको लेकर आप कहेंगे कि झोला छाप डॉक्टरों को बंद करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 1 या 2 या उससे कई ज्यादा जानों के लिए खतरा बन जाता है? उनके पास सिर्फ एक ही दवाई होती है, एक बोतल लगाएंगे, जो सबसे महंगी एंटीबायोटिक मिलने वाली बाज़ार में होगी उसको लगा देंगे, नहीं मिल रही हो तो कहीं से मंगा के लगा देंगे। और आपको आज की तारीख में हर आदमी चाहता कि मुझे 1 दिन में आराम, बुखार होता जाए, 2 दिन में कम हो जाए, तो ऐसे नुकसान से दवाई हम लगा लेते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि इससे हमें आंतें ख़राब हो रही हैं, पेट में एसिडिटी हो रही है, लिवर ख़राब हो रहा है, किडनी में हमारे यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहे हैं, ये नहीं देखते हैं। उनको तो हमें 2 दिन में बुखार ठीक हो जाना चाहिए। इसलिए हमारे पास दवा दुकान पे गए, हमें 2 दवाइयाँ दे दी सर, 2 दिन की दवाई खाइए। हमने बैक्टीरिया को बैक्टीरिया है नहीं तो किसको मारेंगे, और वायरस को काम करना नहीं है उसको। तो हम आपस में अपनी इम्यूनिटी जो शरीर में बनी हुई है उसको और ख़राब करते हैं, क्योंकि हेडेक हो रहा है, बुखार आ रहा है, वो कह रहा है कि हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता की इम्यूनिटी बढ़ा रही, इसलिए ये बुखार आ रहा है, दर्द हो रहा है। आप उसी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनेगा, बताइए, जीवन कैसे चलेगा? जी जी जी। तो सर एक और चीज़ है कि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो पेशेंट होता है वो खुद जाके अपने मन से दवाइयाँ ले लेता है। वो सोचता है कि नहीं, पैरासीटामोल ले लेंगे तो हमारा बुखार सही हो जाएगा। किसी ने कोई चीज़ सजेस्ट कर दी, कोई दवाई, तो वो जाके ले लेंगे तो भाई हमारा
बुखार से ही हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं यही उनके लिए ज्यादा हानिकारक बन जाता है कि वो अपने आप से जी। बिना डॉक्टर से सजेशन लिए जाते हैं और दवाई ले लेते हैं। तो आज की तारीख में जो अस्पतालों से दवाइयाँ मिल रही हैं वो तो ठीक है, कोई डॉक्टर देख के दे रहा है, लेकिन अभी तक डॉक्टर डिफाइन ही नहीं किया कि कौन एलोपैथी कर सकता है, कौन होम्योपैथी कर सकता है, कौन चुंबक चिकित्सा कर सकता है, कौन विच क्राफ्ट कर सकता है, कौन नीडल डाल के काम कर सकता है, ये पता ही नहीं है। इसलिए जो दवाइयाँ उनको मिलती है, जांच करने के बाद, अभी देखिए हमारे पास टीबी हुई तो टीबी की सारी दवाइयाँ काम करना बंद कर दी। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम टीबी को ख़त्म करने के लिए 25 तक का आंकड़ा दिया हुआ है। हम सर 52 से मलेरिया को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यूटीआई देख ली, हर आदमी को यूटीआई हो रही है, हर महिला को यूटीआई होती है कि बगैर जांच बगैर यूरिन के हम दवाइयाँ दे देते हैं। उसके बाद वो बैक्टीरिया जैसे हो जाता है, फिर क्रॉनिक यूटीआई हो जाती है, उसमें स्टेरिलिटी माने बच्चे पैदा करने की क्षमता भी ख़त्म हो जाती है और उसकी माँ का रोगी बनना पक्का हो जाता है। फिर कहते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप गुर्दे ख़राब हो गए, आप गुर्दे में डायलिसिस करा लीजिए। बच्चेदानी ख़राब हो गई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आईवीएफ करा लीजिए या बच्चादानी निकलवा लीजिए। माने यूटीआई, टीबी और मलेरिया ये ऐसी बीमारियां हैं कि हम एचआईवी एड्स भी हम नहीं कर पाए कंट्रोल। हम दवाई एआरटी पे आ गए, माने एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट पे भी आ गए हैं, हमारे काम कर रहे हैं। हम एड्स के मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर वो अपने मन से दवाई 2 महीने 3 महीने दवाई ली और टीबी की दवाई छोड़ दी। फ्री में मिल रही हैं दवाइयाँ, आपको दवाई भी फ्री मिल रही है और आपके घर में दवाइयाँ पहुँचाई भी जा रही हैं। जो दवाई ले रहा है अपना नाम बुक कर रहा है उसको 5,500 रुपया पैसा भी मिल रहा है, उसके बावजूद भी दवाई पूरी नहीं खाते। अब तो मैं ठीक हो गया, अब क्यों दवाई खाऊं? आप ठीक हो गए, आपको लक्षण कंट्रोल आ गए, लेकिन अंदर के जो खराबी है वो तो चिकित्सक ही बता पाएगा, एक्सरे में पता पड़ पाएगा, सीबी नेट से हम पता लगाएंगे कि अभी कितना बचा कितना नहीं बचा, कौन दवाई काम कर रही है। अभी टीबी की मल्टी ड्रग रेजिम आ गई, ऐसे जैसे लेप्रोसी में आई थी मल्टी ड्रग रेजिम आई। तो हम अपनी ही बीमारी को अपने आप ही बढ़ा रहे हैं। विदेशों में होता है कि ट्रैकिंग सिस्टम होता है, आपको कभी किसी दवा दुकान के ऊपर कोई दवाई नहीं मिल सकती एंटीबायोटिक, जब तक चिकित्सक कल्चर सेंसिटिविटी करा के आपको दवाई नहीं देगा तब तक आप दवाई खा ही नहीं सकते। मिलती ही नहीं है तो खाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो है कि कहीं जाइए आप, माने आज की दवाई में जैसे पेट्रोल गांव में किसी कहीं भी मिल जाता है, जहाँ सब्जी की दुकान में वो पेट्रोल मिल जाता है, ऐसी दवाइयाँ मिल जाती हैं। अगर ऐसा रहेंगे तो हमारे यहाँ जैसे अभी तक मृत्यु दर जो हमारा 13 लाख से 50 लाख प्रति वर्ष एंटीबायोटिक के खाने से या खराब इस्तेमाल से हो रही है, वो और बढ़ जाएगी। एक कैंसर सरी का पेंडेमिक हमारे एंटीबायोटिक से हो जाएगा। इसको बचने के लिए आप लोगों से सभी से निवेदन ये है कि आप कम से कम चिकित्सक को दिखाएं और कौन सी दवाई खाना है। और अगर वायरस फीवर है तो आपको कोई दवाई नहीं खाना सिवाय पैरासीटामोल, 1.5-2 लीटर पानी और मास्क लगा के रहना है, 2 मीटर डिस्टेंस रखना है। जिनको कोई बीमारी है उनका इलाज कराएं, ठीक से इलाज कराएं और चिकित्सक को देख के इलाज कराएं। ऐसा नहीं कि अंदाज से लिखा हो दवाई खा ली, ऐसा ना करें, क्योंकि ये जीवन आपका अपना तो है। आपका जीवन प्रोडक्टिव टाइम है, माने 25 साल से 50 साल तक आप देश की उन्नति में काम कर सकते हैं। हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो आपको अपना काम समय से करना पड़ेगा, दूसरों की मदद करना पड़ेगी और पड़ोसियों की मदद में आपकी मदद होगी। जी, तो सर जैसा अभी आपने जस्ट बताया कि जो बाहर के देश है उसमें ट्रैकिंग सिस्टम होता है और उनके जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसके हिसाब से ही दवाइयाँ दी जाती है और बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे दवाइयाँ नहीं मिलती। तो क्या कहीं ना कहीं भारत में भी इस चीज को, प्रशासन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए? ट्रैकिंग सिस्टम तो डालना पड़ेगा अगर आपको कैंसर सरी की पेंडेमिक से बचना पड़ेगा, कोविड सरी की पेंडेमिक से बचना पड़ेगा। कोविड में हम लोगों ने बहुत एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल किया, मैंने दवाइयाँ ऐसे इस्तेमाल की, अब वो काम ही नहीं कर रही हैं, वो रेजिस्टेंस हो गई है कि। तो हम लोगों को जब तक पता नहीं हो कि वायरस है, हमें निमोनिया हो गया तो निमोनिया का इलाज कराएंगे ना जी। तो अगर वायरस निमोनिया हुआ तो हम क्या कर सकते हैं सिवाय प्रिवेंशन के? या हम फ्लू के शॉट लगवा लें या निमोकोकल वैक्सीन लगवा लें। हम बोलते भी अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट होना है या कोई आर्गन ट्रांसप्लांट होना है तो निमोकोकल वैक्सीन लगा ली, ताकि अगर निमोनिया से डेथ होने वाली तो बच जाएगी कम से कम। क्योंकि निमोनिया ओल्ड एज में निमोनिया और बच्चों में निमोनिया बहुत फास्ट होता है और निमोनिया से डेथ भी बहुत ज़्यादा होती है। उसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही एक है, या प्रॉपर सेफ डिस्टेंस रखें और जांच कराने के लिए आप ब्लड कल्चर करा लें, यूरिन कल्चर करा लें, थ्रोट स्वाब कल्चर करा लें, नाक की स्वाब कल्चर करा लें, आपको चल जाएगा पता क्या है।
और उसके बाद ही इलाज कराएं। ऐसा थोड़ी कहीं गए, दवाई खा ली, 2 दिन खाई, तो जितने 2 दिन आपने दवाई खाई उतने बैक्टीरिया तो मर गए, लेकिन जितने बच गए वो रेजिस्टेंस हो गए। फिर आप दोबारा डोज में, डबल डोज में दवाई खाएंगे और उसके बाद जब वो भी नहीं ठीक होगा तो हमें कोई दवाई वो बेकार हो जाएगी, फिर हम दूसरी एंटीबायोटिक सेलेक्ट करेंगे। मैंने 83 एंटीबायोटिक में पहले हम सिर्फ एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी जिससे हम पूरा काम करते थे, उसके बाद जाने कितनी एंटीबायोटिक और आती गई पाइपलाइन में। अभी हमारे पास कोई सी एंटीबायोटिक नहीं है जो कि इन्वेंशन चल रही हो, कोई भी हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं जैसे सेप्सिस सेप्सिस बच सकती हो। निमोनिया आईसीयू भर्ती वाले पेशेंट को बचाना मुश्किल जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिए कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें, और करें तो चिकित्सक की सलाह से उपचार करने के पहले ही करें, और कम से कम मात्रा में ना करें। जितने दिन का डोज दिया गया उतना पूरा करें। अगर आपके लक्षण ठीक भी हो गए हैं तो भी आपको 5-7 दिन जो भी एंटीबायोटिक खाना उतने खाइए। ज़रूरत नहीं है वायरस फीवर में एंटीबायोटिक खाएं। H3N2 में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैरासीटामॉल खाना है, पानी पीना है और आपको रेस्ट करना है, मच्छरदानी में सोना है, मास्क लगाना है। जी तो सर, जैसे सरकार ने भी H3N2 वायरस को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की है? यही गाइडलाइन उनकी कि आपको सावधान रहना है, समस्या को बढ़ाना नहीं है, अफवाहें नहीं फैलाना है कि कोविड आ रहा है, क्योंकि अफवाहों से ही हम डरते हुए हैं। पहले पेरेज में हमारे पास आया था, हमने बोला था कि कोविड आ रहा है, आप लोग बचिए। माननीय मोदी जी ने सब घर में बचाया कि सब थाली बजाइए और सबको स्प्रेड करिए, कोविड आ रहा है, प्रोटेक्शन करिए, मास्क लगाइए। लेकिन आज की तारीख में वो मास्क N95 नहीं चाहिए। सिर्फ थूक से नहीं फैल पाए, नाक से स्नीजिंग में नहीं फैल पाए, खांसी से दूसरों को नहीं लग पाए, तो इसके लिए आप मास्क पहन सकते हैं। हैंड हाइजीन करें, जो पानी का पोल्यूशन हो रहा है वो करें, हैंड का सैनिटाइजेशन करें, प्रोटेक्टिव मास्क पहन के, कपड़े भी प्रोटेक्टिव पहने। चिकित्सक अगर बीमार हो रहा है तो उसको भी रेस्ट करना चाहिए, बल्कि उसी बीमारी अवस्था में दूसरा इलाज करने नहीं जाना चाहिए, या जहाँ वायरस ज़्यादा फैल रहा है वहाँ पर ना जाएँ तो अच्छा रहेगा। पब्लिक पीपल गैदरिंग में भी आप कम से कम जाएँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी तो सर, आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से कि उनको इस वायरस को लेके और वायरल इन्फेक्शन को लेके किस तरीके से अपने आप को रखना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से स्ट्रांग बनाना चाहिए? अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए 2 ही हमने बताया है कि आप कोई से भी B कॉम्प्लेक्स खाते रहिए, विटामिन C खाते रहिए, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन A खा सकते हैं, और रेस्ट करिए, और कम से कम 1.5 लीटर 2 लीटर पानी पीजिए। गुनगुना पानी हो तो गुनगुना, जो भी पानी अवेलेबल हो, सेफ वाटर होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कैंडल फिल्टर से अच्छा कोई फ़िल्टर नहीं होता है, कैंडल फिल्टर का पानी पीजिए, और आप कम से कम 2 मीटर की डिस्टेंस रखिए, हाथ पाँव को धोइए। अगर लगता है आपको कि ठीक होने के बाद आप फ्लू शॉट ले सकते हैं 1 साल के लिए। अगर आपको कोई ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन होने के बाद आपको कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो निमोकोकल वैक्सीन लगा सकते हैं। बस यही इलाज है। हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत, आप एकदम ठीक हो जाएंगे, लेकिन टाइम 3 हफ्ते से पहले नहीं ठीक होगा। ना खांसी ठीक होगी, ना बदन का दर्द ठीक होगा। प्रोटीन की मात्रा लेते रहिए। हमने बताया विटामिन A, विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स भर खाइए, और प्रोटीन की मात्रा लेते रहिए। दूध से बने प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। जी तो सर, जैसे अभी देश में जो है इस वायरस को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीटिंग बुलाई थी, हाई लेवल मीटिंग उन्होंने आखिर की थी, और हर राज्य के मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। जैसे आज ही केजरीवाल जी ने भी इसको लेकर मीटिंग की थी, और देखा जाए तो देश में कहीं ना कहीं H3N2 वायरस को लेके जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा पार पहुंच चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले 7,000 के समथिंग आंकड़े थे इसके, अब उससे भी ज्यादा पार ये पहुंच चुके हैं। तो क्या ये एग्जैक्ट H3N2 वायरस के ही आंकड़े हैं? जी, उसी के वायरस के आंकड़े, और 1-2 महीने और चलेगा। जहां गर्मी चालू हुई, टेम्परेचर हमारा 35-38 तक पहुंचा, तो वायरस अपने आप ही मरने वाला है। इसमें आपने देखा हो, इतना अगर आंकड़े पहुंचने के बाद भी कहीं मृत्यु दर नहीं हुई है, कहीं मृत्यु दर नहीं बढ़ी है। जैसे कोविड में आया राम और गया राम, माने आया 2-4 दिन में उसको कोविड से फैला, निमोनिया हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, अब कार्बन डाइऑक्साइड 40 ऊपर हो गई और अकाल मृत्यु हो गई। ऐसा अभी तक इतने आंकड़े बनने के बावजूद भी कोई ऐसी मृत्यु दर नहीं आई है। इसमें डरना नहीं है, चूँकि हम सबको बता रहे हैं कि आपको एंटीबायोटिक नहीं खाना है, रेस्ट करना है। यही सब हमारे मीटिंग में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी यही बोला है। लेकिन लोग अपनी अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं इस देश में, इसलिए हमारा सलाह यही है कि आप डरिए मत, समझदारी से काम रखिए, इसका आतंक मत फैलाइए, क्योंकि आतंक फैलने से आदमी वैसे ही आधा मर जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो
तो हमारी इम्यूनिटी और धीरे धीरे सप्रेस हो जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी हमारे जी, दिमाग से होती हैगी। दिमाग में हाइपोथैलेमस होता है, दिमाग में पिट्यूटरी होती है, उससे बहुत से हार्मोन निकलते हैं जिससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर यही हमारे सिस्टम ख़राब हो जाएंगे, इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी, तो कोई छोटा सा ही वायरस भी आपको ज़्यादा बीमार कर सकता है, लेकिन रिकवरी तो होगी ही, वो 4 हफ्ते लगेंगे कम से कम। जी, तो ज़्यादातर तो ऐसा माना जाता है कि लोगों के खान पान के चलते ही उनकी ज़्यादातर जो कटे हुए हालत फल होती खाते है वो हैं, ज़्यादा खराब हो जाती कटे है। हुए फल खाते हैं, नॉन वेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, खांसी आ रही तो उसका इस्तेमाल बंद नहीं करते हैं, सब बच्चों को ले जाके मेले ठेले में जाते रहते हैं। जब आपको पता है कि वायरस फैल रहा है तो आप पब्लिक प्लेसेस में ना जाइए, कम से कम घर में रेस्ट करिए। छोटे बच्चों को लेके अभी तीज त्योहार चल रहे थे, हमने देखा कि माता के दरबार में जाइए तो आपको कंधे से कंधे, आपको जगह नहीं निकलने की और आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सम्मेलनों में मत जाइए, पब्लिक प्लेसेस में मत जाइए। अगर आपके छोटे नादान बच्चे जिसकी इम्यूनिटी बढ़ रही है उसको तो ख़त्म मत करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा 5 साल से छोटे बच्चे और 50 साल से बड़े बुढ़े लोगों की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है। जी जी। तो उनकी कंप्रोमाइज़ इम्यूनिटी को और आप कंप्रोमाइज़ क्यों करना चाहते हैं? इसलिए समझदार रहिए और पब्लिक प्लेस पर ना जाइए। जी, तो देखा कि आपने जो जेके हॉस्पिटल और एल मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर AK चौधरी सर हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने H3N2 को लेकर पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरीके की जानकारी के लिए हम आपसे फिर दोबारा जुड़ते रहेंगे। तो आपने देखा कि सर ने बताया कि कोविड जो वायरस है उसको लेकर आपको दूरी बरतना है, अच्छा खाना खाना है और अपने आप को ज़्यादा जो प्लेसेस है उन पे जाने से रोकना है। तो इसी तरीके की खास चर्चा के लिए बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।